गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत सर्वहारा वर्गवादी राज्य का अध्ययन करेंगे। तो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य की क्या भूमिका है और इसके क्या कार्य हैं, इस विषय का अध्ययन हम आज करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि मार्क्सवाद में मार्क्स ने राज्य को एक शोषण के यंत्र के रूप में स्वीकार किया है और उसका ये मानना है कि राज्य पूंजीपतियों के हितों के रक्षण के लिए बनी हुई संस्था है। तो सर्वहारा वर्ग में किस तरीके से राज्य की क्या भूमिका होगी और क्या कार्य होंगे, क्योंकि बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि मार्क्स ने ये भी कहा है कि सर्वहारा जब राज्य की स्थापना होगी तब न तो कोई वर्ग होगा न कोई राज्य होगा, लेकिन एक संक्रमण काल में मार्क्स ने राज्य को स्वीकार किया है और ये कहा है कि राज्य एक साधन है व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने का। तो किस तरीके से मार्क्स ने राज्य की भूमिका के बारे में बताया है, तो मार्क्स ने राज्य की भूमिका का अध्ययन 2 चरणों में किया है। पहली जो अवधारणा है वो है पूंजीवादी युग और उससे पूर्व की अवस्थाओं में राज्य की भूमिका क्या रही, और दूसरा है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में राज्य की भूमिका किस तरीके से रही। यद्यपि सर्वहारा वर्ग में मार्क्स ने स्वीकार किया है कि जब सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य होगा तो न तो राज्य रहेगा न वर्ग रहेगा, लेकिन संक्रमण काल तक राज्य की भूमिका को अनिवार्य मार्क्स ने बताया है। तो जब हम मार्क्स की ऐतिहासिक व्याख्या देखते हैं तो उसमें 4 काल तक राज्य की जो उपयोगिता है वो बनी हुई है। जब साम्यवादी व्यवस्था आएगी, सर्वहारा व्यवस्था आएगी, उसके बाद राज्य की विलीनता की बात जो है वो मार्क्स ने करी है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो मार्क्स एक अंतिम जो लक्ष्य है मार्क्सवाद का वो यही है कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करने की बात मार्क्स कह रहा है। तो मार्क्स का ये कथन है, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, कि राज्य एक वर्गीय संस्था है और ये एक असमानता से उत्पन्न हुई संस्था है जो कि वर्ग संघर्ष से अस्तित्व में आई है। तो ये एक अच्छी संस्था नहीं है। तो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में मार्क्स ने राज्य की भूमिका को बताया है। मार्क्स का ये मानना है कि राज्य एक अस्वाभाविक संस्था है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यह अनावश्यक संस्था है जिसको कि समाप्त किया जाएगा और इसका विलीनीकरण धीरे धीरे ही होगा, यकायक इसका विलीनीकरण नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मार्क्स ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि जब पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और सर्वहारा वर्ग आएगा तो उस समय राज्य अस्तित्व में रहेगा और उसको कुछ कार्यों को निष्पादित करना होगा। तो सर्वहारा अधिनायकत्व में राज्य की भूमिका किस तरीके से रहेगी उसको हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला उन्होंने ये बताया कि भूमि के रूप में संपत्ति की व्यवस्था का अंत कर दिया जाएगा, जो कि सामंत व्यवस्था थी समाप्त कर दी जाएगी, निजी भूमि की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी और भूमि के समस्त लगान का जो उपयोग है वो सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाएगा। क्योंकि बच्चों, जो सामंत लेते थे लगान, उसका प्रयोग वो निजी हित के लिए करते थे, लेकिन अब ये कहा कि ये सारा सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रयोग होगा। दूसरा जो कार्य राज्य का बताया वो है आय का इस तरीके से कर लगाया जाएगा कि आय के साथ साथ वो काफ़ी मात्रा में बढ़ता चला जाए। तीसरा, उत्तराधिकार की जो प्रथा है वो बिल्कुल ही समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि एक अच्छी प्रथा, मार्क्स इसको नहीं मानते थे। राज्य की पूंजी से राष्ट्रीय बैंक खोलकर लेन देन का कार्य संपन्न किया जाएगा और इसके साथ साथ ही राज्य के हाथों में केंद्रित कर दिया जाएगा और बैंकों पर राज्य का एकाधिकार हो जाएगा। सारे गवर्नमेंट सेक्टर में बैंक आ जाएंगे, किसी का व्यक्तिगत रूप से कोई भी अधिकार बैंकों पर नहीं रहेगा। उत्तराधिकार की प्रथा समाप्त कर दी जाएगी, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। भगोड़े और जो विद्रोही हैं उनकी संपत्ति जो है वो भी जब्त कर ली जाएगी राज्य के द्वारा। जो भी भगोड़े हैं या जो देशद्रोही हैं उनकी संपत्ति ले ली जाएगी। नेक्स्ट है डाक, तार तथा यातायात के समस्त साधनों पर राज्य का पूरा अधिकार होगा, है ना। तो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में होंगे। एक बड़ी योजना बनाकर राज्य के सभी धंधों तथा उत्पादन के साधनों का विस्तार किया जाएगा तथा तमाम जो जमीन है
उसको आबाद किया जाएगा, जो बंजर पड़ी हुई है उसको आबाद किया जाएगा, है ना, उसको उपजाऊ बनाया जाएगा। उसमें खेती के नए नए तरीके जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे, किस तरीके से नए नए इस तरीके की उन्नत कृषि हो जिससे कि फसल अच्छी हो और उससे मुनाफा हो, इस तरीके की एक योजना जो है राज्य के द्वारा बनाई जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम को अनिवार्य करना होगा और हर व्यक्ति के लिए श्रम कंपलसरी है, क्योंकि श्रम योग्य जीवन ही जीने योग्य है, गांधी ने भी माना था और उस पर मार्क्स ने भी जोर दिया है। और उद्योग धंधों का विशेष रूप से खेतीबाड़ी जो है इसको चलाने के लिए लोगों को संगठित किया जाएगा, उनको जागृत किया जाएगा, क्योंकि खेतीबाड़ी के प्रति जो एक विशेष लगाव है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, खेतीबाड़ी जो है उसको बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है कृषि कार्य का उद्योग धंधों के साथ संबंध स्थापित किया जाएगा और देश की आबादी और शहरों और गांवों में उचित रूप से बांटकर नगरों और गांवों को धीरे धीरे जो भेद है इसको बांट दिया जाएगा। सार्वजनिक पाठशालाओं में जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी और कल कारखाने वाले जो बच्चे हैं इनमें इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा कि उनसे किसी भी तरीके का कोई बेकार जो है वो नहीं लिया जाए। और बच्चों, हमारे संविधान में भी ये एक मूल अधिकार है कि जो बच्चे 14 वर्ष से नीचे की आयु के हैं उनसे आप बेकार नहीं लिख सकते। इस तरीके से बच्चों की लिखाई पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो इस तरीके का जो प्रावधान है वो राज्य को ही करना होगा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में। तो ये बच्चों, ये राज्य की भूमिका रही। अब नेक्स्ट क्लास में हम सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य की आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे।